Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल की वीडियो में बेसिकली हमने हाई कोर्ट के चैप्टर को अच्छे से डिटेल में फिनिश कर लिया था एंड आई एम श्योर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट ना हो, बट अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से मेंशन कर सकते हैं सो दैट मैं जल्द से जल्द आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूँ। आज के वीडियो में हम बेसिकली न्यू चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 35 सबॉर्डिनेट कोड्स। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पास 6th एडिशन की लक्ष्मीकांत हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 6th एडिशन में जो चैप्टर है सबॉर्डिनेट कोड का, वहाँ पे लोक अदालत और बाकी के जो अदर कोड्स है वो भी इंक्लूडेड है उस पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट कोड वाले चैप्टर में। बट 7th एडिशन की जो लक्ष्मीकांत है, वहाँ पे सबॉर्डिनेट कोड्स एंड जो लोक अदालत हैं वो दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं 7th एडिशन के लक्ष्मीकांत को रेफ़र करके आपको पढ़ा रही हूँ, तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करने वाले हैं सबॉर्डिनेट कोड वाले चैप्टर में। और क्योंकि ये चैप्टर अब छोटा हो चुका है बिकॉज बाकी की जो लोक अदालत है अदर कोर्ट्स है वो तो डिफरेंट, मतलब उस पर्टिकुलर डिफरेंट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आज की वीडियो में ये जो टॉपिक है सबॉर्डिनेट कोड वाला वो हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम फोकस करते हैं बैकग्राउंड जानेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से प्रोविजंस मेंशन कर रखे हैं सबॉर्डिनेट कोड्स के बारे में। यहाँ पे पहले बताया गया है कि द स्टेट जुडिशरी कंसिस्ट करता है हाई कोर्ट एंड हायरार्की ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने कल बात कर रही थी, यानी जब हमने हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो स्टेट में जो सबसे टॉप पे जो होता है आपका हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, उसके नीचे कहीं ना कहीं हायरार्की में सबॉर्डिनेट्स कोर्ट देखने को मिलेंगे। तो वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हम मेनली फोकस करने वाले इस चैप्टर में, और उन सबॉर्डिनेट कोर्ट को हम बेसिकली लोअर कोर्ट से भी डिनोट करते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ देयर सबॉर्डिनेशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट जो है बेसिकली टॉप पे है और उसके नीचे जितने भी कोर्ट्स आते हैं क्योंकि उसके सबॉर्डिनेशन में, दैट्स वाई इसका नाम जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट रखा गया है। एंड दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोअर लेवल, यानी चाहे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की या फिर बाकी जो लोअर लेवल्स होती है, वहाँ पे जितने भी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट के बिलो यानी उसके नीचे काम करते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। दैट्स वाई उनका नाम हमने लोअर कोर्ट्स रख रखा है या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है उनका नाम रख रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 इन पार्ट 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली डील करता है विद प्रोविजंस लाइक टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबॉर्डिनेट कोड, यानी किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा सबॉर्डिनेट कोड का, एंड इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से कैसे उनको इंडिपेंडेंस इंश्योर करवानी है, वो दो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो हम बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डील करेंगे। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 233 की, तो वो बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करता है। आर्टिकल नंबर 233 ए से याद रखना कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल ना अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, जो कि अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1966 में आया था, इसने बेसिकली इस नई आर्टिकल को जो कि 233A को ऐड किया है, विच रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस को एज वेल एज जजमेंट डिलीवर्ड बाय देम। यानी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, यानी पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे हाई लेवल पे जो वो होते हैं तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा आपको देखने को मिलेगा जो भी उनके अपॉइंटमेंट्स है उसके बारे में आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलेगा, और किस तरीके से उन्हें अपनी जजमेंट्स को डिलीवर करना है वो भी इस पर्टिकुलर न्यू आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 234 की, जो कि बात करता है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि 233A में आपको देखने को मिलेगा कि जो अपॉइंटमेंट की वैलिडेशन जजमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। 233 जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहीं 234 जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा उस पूरी जुडिशल सर्विस में बाकी के जो जजेस होते हैं, बाकी के जो पर्सनस होते हैं जो बेसिकली उस जुडिशल सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट के बारे में आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलेगा। 235 की बात करें तो कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट किस तरीके से होता है, बेसिकली हाई कोर्ट जो है कंट्रोल करता है, वो कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे। 236 जो है इंटरप्रिटेशन की बात करता है। इंटरप्रिटेशन इन द सेंस कि मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, जो आपका जुडिशल सर्विस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, तो वो हम भी देखेंगे।
एंड 237 जो है बेसिकली बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन टू दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लासेस और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से मजिस्ट्रेट को भी कुछ ना कुछ पावर्स जो है मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल हो गए। आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 तक हमने देख लिया। पार्ट 6 में है जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहा है, किस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस इंश्योर करवानी है। अब हम एक एक करके वो जो आर्टिकल्स है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 233, जो कि बेसिकली डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो यहाँ पे बात की जा रही है द अपॉइंटमेंट, posting and the promotion of district judges in a state are made by the governor of the state in consultation with the high court। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं गवर्नर जो हेड है स्टेट की, और जो हाई कोर्ट होता है वो टॉप पे आता है स्टेट पे। दैट्स वाई गवर्नर जब भी अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जजेस को, साथ ही साथ उनकी पोस्टिंग से जो भी बातें होंगी, प्रमोशन किस तरीके से करना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नर तो कर रहे हैं, बट किसके साथ कंसल्ट कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। ठीक है, अब अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड हैव बीन फ्लोइंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला, ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज होती हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ सर्विसेज होती है, तो वो पर्सन उन सर्विसेज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में काम कर रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली इन दो जो गवर्नमेंट की सर्विस है उसमें पार्ट नहीं लेना होना चाहिए। सेकंड बोला गया है कि ही शुड नॉट हैव बीन मतलब ही शुड हैव बीन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 years। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर कोर्ट में वो 7 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। प्लीडर बेसिकली जो वर्ड है एडवोकेट को ही बोला जाता है, बिकॉज किस तरीके से कोर्ट के अंदर जो प्ली करता है, मतलब जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जो भी प्लीडिंग करता है, तो उसको बेसिकली प्लीडर बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो वर्ड है एडवोकेट और प्लीडर वो सेम ही है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेन आपको यहाँ पे ईयर का ध्यान रखना है कि 7 साल तक होना चाहिए। ठीक है, एडवोकेट कहीं ना कहीं वो 7 साल तक होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है, तभी वो क्वालिफाइड है डिस्ट्रिक्ट जज को बनने के लिए। नेक्स्ट है ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर उस पर्सन को हाई कोर्ट ने रिकमेंड कर दिया कि भाई इस पर्सन को तो डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है, मतलब ऑब्वियसली वो क्वालिफिकेशंस देखने के बाद ही इस तरह से रिकमेंड करेंगे, तो वो पर्सन जो है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन को हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू बी जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर और आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब बात अदर जजेस की आती है, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट जज के केस में तो आपके गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट से। पर ये जो अदर जजेस है ना, इस केस में गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे उनको, बट यहाँ पे गवर्नर कंसल्ट कर रहे हैं पहले तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से और दूसरा हाई कोर्ट से। अब मेन चीज़ है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे कैसे आ गया, तो आपको देखने को मिलेगा इन प्रैक्टिस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट पब्लिक जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। तो यानी कि स्टेट के अंदर जो भी जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, उस सर्विसेज में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम के थ्रू पता चलता है, मेरिट बेसिस पे यहाँ पे चेक किया जाता है। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो बेसिकली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मली जो लॉ के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर से एग्ज़ाम्स को बेसिकली देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो कंट्रोल होता है ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग द पोस्टिंग, प्रमोशन एंड द लीव ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट। जो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब बेसिकली उनकी बात की जा रही है, या तो डिस्ट्रिक्ट जज में हो या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, या फिर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्विस जो है पर्टिकुलर स्टेट वहाँ पे हो, उन पर्टिकुलर लोगों का कहाँ पोस्टिंग होगा, कैसे प्रमोशन होना है, कितना लीव देना है, कहीं ना कहीं वो डिसाइड करने की पावर हमारे हाई कोर्ट के पास है। साथ ही साथ होल्डिंग एनी पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी अगर कोई पर्सन है उसकी पोस्ट क्या होने वाली है, ऑब्वियसली किस तरीके से वो इन्फीरियर होगी डिस्ट्रिक्ट जज के, वो भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट जज जो है उस पर्टिकुलर, देखो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप पे होता है ना वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होता है। उसके नीचे अगर आप मान लो किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, तो किस तरीके से वो इन्फीरियर होने वाला है उस पोस्ट के लिए, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करने की पावर हाई कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन की बात की जाए, तो जो एक्सप्रेशन है डिस्ट्रिक्ट जज वो इंक्लूड करता है जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, यानी जो जज होगा सिटी सिविल कोर्ट का उसको भी आप डिस्ट्रिक्ट जज
ही बेसिकली मानोगे, मतलब उसका बेसिकली देखो डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। चाहे हम बात करें जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट की, या फिर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उनको भी आप डिस्ट्रिक्ट जज ही बोलते हो, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज है, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कह लो, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, या फिर असिस्टेंट सेशन जज है। तो इन सभी जजेस को बेसिकली एक ही नाम से जाना जाता है, वो है डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट हम बात करें जुडिशियल सर्विस की। इट मीन्स अ सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ अ पर्सन intended to fill the post of district judge and other civil judicial post inferior to the post of the district judge। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखिए कि दे कंसिस्ट करते हैं एक्सक्लूसिवली पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट के लिए होते हैं, बट ये जो होते हैं इन्फीरियर होते हैं द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक्चुअली में जुडिशियल सर्विस में होता क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रोल्स होते हैं ना इसके इनके जो जुडिशियल सर्विस की अगर हम बात करें विद इन द जुडिशरी इंक्लूडिंग द मजिस्ट्रेट एंड द सिविल जज, यानी जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं सिविल जज होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। एंड देयर रोल जो है इन्वॉल्व करते हैं प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिविलियंस, यानी किस तरीके से जो सिविलियंस उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है लॉ एंड ऑर्डर को विद द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन के अंदर जहाँ पे वो काम करते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो चाहिए इसके लिए एंड द एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होगा वो डिफर करेगा सिग्निफिकेंटली बिटवीन द सिविल जज एंड द डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि यहाँ पे जो सिविल जज है उसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, वो डिफरेंट होगा विद द डिस्ट्रिक्ट जज की। तो वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जज की तो एक चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया है कि ये कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो होल्ड करता है इंपॉर्टेंट पोजीशन विद इन द जुडिशियल हायरार्की के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है डिस्ट्रिक्ट जज की, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगा सिविल केस में भी आती है, क्रिमिनल केसेस में भी आती है। साथ ही साथ जो एपिलिएट केसेस होते हैं यानी फ्रॉम सिविल जज, यानी जो सिविल जज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो डिस्ट्रिक्ट में टॉप में आपको डिस्ट्रिक्ट जज में देखने को मिल रहा है, उसके नीचे बाकी आपको ये जुडिशियल सर्विस देखने को मिलेगी। इसमें जो आपका सिविल जज होता है वो जो भी मान लो केसेस को हैंडल करता है, उस केसेस के थ्रू अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको उसका जजमेंट जो है बेसिकली जस्टिस जो है बेसिकली मतलब सही नहीं लगा, तो वो क्या करेगा, वो एपिलिएट मतलब एक अपील फाइल करेगा। कहाँ, क्योंकि सिविल जज के ऊपर आपको कौन मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज मिलेगा। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो कहीं ना कहीं एपिलिएट जो केसेस आते हैं फ्रॉम द सिविल जजेस के थ्रू, यानी कि सिविल जज को हम बेसिकली सीनियर डिवीजन भी बोल सकते हैं, तो वो केसेस को भी कहीं ना कहीं हैंडल करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज। इसके अलावा प्लीनरी केसेस आते हैं, क्रिमिनल मैटर में कोई केसेस आ गए, कोई एक्सेप्शनल केसेस आ गए अंडर द स्पेशल एक्ट, तो उन सब केसेस को सुनने की पावर हमारे डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। तो और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर सिविल केस, जब वो सिविल केस की तरह प्रिजाइड करेंगे तो उस जज को हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। जब वो क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर रहे होंगे तो उसको सेशन जज बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो कहीं ना कहीं अभी जो डिफरेंस है अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं फिर से आपको शॉर्ट में बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है कहीं ना कहीं हायर पोजीशन पे हैं विद इन द जुडिशियल सिस्टम एंड दे हैंडल करते हैं डिफरेंट केसेस। वही अगर हम बात करें जुडिशियल सर्विस की तो वो कहीं ना कहीं उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल देखने को मिलेंगे, और मेन काम क्या है उनका कि मेंटेन करना है जस्टिस को एंड लीगल ऑर्डर्स को इंडिया में। ठीक है, और ये बेसिकली कहीं ना कहीं इन्फीरियर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के। कौन, आपका जुडिशियल सर्विस। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन टू द अबव प्रोविजन टू द सर्टेन मजिस्ट्रेट। द गवर्नर में डायरेक्ट करते हैं द अबव मेंशन प्रोविजन जो भी हमने देखे रिलेटेड टू द पर्सन इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस में जो होते हैं वुड अप्लाई टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट इंडिया। यानी कि हमारे जो बेसिकली जो स्टेट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके डिफरेंट क्लास 1 मजिस्ट्रेट है, क्लास 2 मजिस्ट्रेट है, तो उन मजिस्ट्रेट के जो पावर्स होने वाली है यानी किस तरीके से वो वहाँ पे जस्टिस डिलीवर्ड करेंगे, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर इंक्लूडेड होंगी, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन देने का काम हमारे गवर्नर का होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो फिक्स कर दिया वही चलेगा, यानी गवर्नर जो है यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं उस पर्टिकुलर पर्सन पे ऊपर जो है बेसिकली दिए जाएंगे जो पर्टिकुलर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, यानी जो आपके डिफरेंट क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट हैं उनको किस किस तरीके की पावर दी जाएगी, किस किस एरिया में वो अपना जुडिशियल सर्विस एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपको गवर्नर डायरेक्शन देंगे। अब हम आ जाते हैं मेन स्ट्रक्चर एंड द जुरिस्डिक्शन पे। तो कल भी हमने हाई कोर्ट के जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर था वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, तो अभी भी हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पहले ध्यान से देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको स्टेट की जो जुडिशियल सर्विस है वहाँ पे आपको हाई कोर्ट सबसे टॉप पे देखने को मिलेगा।
देन आपके डिस्ट्रिक्ट जज होंगे एंड उसके साथ सेशन जज कोर्ट होंगे। अब मैंने ये चीज़ आपको अभी क्लियर कर दी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना, जब वो सिविल केसेस हैंडल कर रहा है तो वो आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे काम करेगा। जब वो क्रिमिनल केसेस हैंडल कर रहा है तो वहाँ पे सेशन जज कोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोर्ट नज़र आ रहा है और उस कोर्ट में एक ही आपको जज नज़र आ रहा है। जब वो सिविल केसेस को सुन रहा है तब उसको आप डिस्ट्रिक्ट जज का नाम दे रहे हो, जब वो क्रिमिनल केसेस को सुन रहा है तो आप उसको सेशन जज कोर्ट का नाम दे रहे हो, ठीक है। अब मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सिविल साइड होती है, क्रिमिनल साइड होती है। सिविल साइड में आपको सबऑर्डिनेट जज कोर्ट दिखेंगे और उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल साइड में आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट देखने को मिलेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। अभी क्या है वो हम अभी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जुरिसडिक्शन एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ अ सबऑर्डिनेट जुडिशरी आर लेड डाउन बाय द स्टेट। यानी स्टेट के ऊपर है किस तरीके से स्ट्रक्चर को बेसिकली ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या कौन सी चीज़ें किस पर्टिकुलर जज के अंदर जुरिसडिक्शन में आएगी, उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो स्टेट टू स्टेट आपको वेरी करता हुआ नजर आए, क्योंकि हर एक स्टेट अपने हिसाब से जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को और इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है वो डिसाइड करता है। Hence, they differ slightly from state to state. Broadly speaking, there are 3 tiers of civil and criminal courts होते हैं below the high court, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं इन द डिस्ट्रिक्ट में, एंड ही पोजेस ओरिजिनल एंड द अपीलिएट जुरिसडिक्शन, जिसकी हमने बात करी। ओरिजिनल यानी कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले उनके पास आएगा, एंड अपीलिएट जुरिसडिक्शन यानी कि अगर मान लो सिविल जज जो होगा नीचे, अगर मान लो कोई भी केस हैंडल करता है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपील जो है आपको डायरेक्टली हाई डिस्ट्रिक्ट जज के पास देखने को मिलेगी। और दोनों ही केसेस में जो है इस तरह का ओरिजिनल अपीलिएट जुरिसडिक्शन देखने को मिलेगा, सिविल केसेस में भी एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स में भी। इन अदर वर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो अदर सेशन जज भी होता है। व्हेन द ही डील विद द सिविल केसेस तो इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और जब वो हेयर करेगा क्रिमिनल केसेस को तो हम उसको सेशन जज बोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज जो एक्सरसाइज करता है बहुत जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं उसके पास, एंड ही ऑल्सो हैज़ अ सुपरवाइजरी पावर ओवर ऑल दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में देखो आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट जज की है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिस्ट्रिक्ट जज की कि उसके नीचे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं या फिर लोअर कोर्ट्स आते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं उनको सुपरवाइज करें और देखें किस तरीके से वो लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट जज को या फिर बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उसके नीचे जो भी कोर्ट्स आते हैं, जो भी जजेस आते हैं, तो उनको सुपरवाइज करने का काम करता है, ठीक है। पर याद रखना डिस्ट्रिक्ट जज जो भी सुपरवाइज करेगा वो बेसिकली अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी होगा उसको करेगा, ठीक है। वो हर डिस्ट्रिक्ट के आपको डिफरेंट जज देखने को मिलेंगे, तो जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होगी, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एक्स है या डिस्ट्रिक्ट वाई है, तो इस डिस्ट्रिक्ट एक्स का जो जज होगा वो अपने ही नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के उसको बेसिक सुपरवाइज करेगा। जो डिस्ट्रिक्ट वाई होगा वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो उसके नीचे के जो भी कोर्ट्स होंगे उनको सुपरवाइज करेगा। एंड अपील अगेंस्ट हिज ऑर्डर एंड जजमेंट, यानी जो अपील होगी अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज वो कहाँ लाइक करेगी, आपके हाई कोर्ट पे लाइक करेगी। तो आई होप आपको ये हायरार्की समझ में आ रही होगी। सिविल जज से रिलेटेड अगर मान लो कोई भी केस है उसकी अपील आपको डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज की जो भी ऑर्डर्स एंड जजमेंट है उसकी अपील आपको हाई कोर्ट के पास जाएगी, हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर जजमेंट है उसकी अपील आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी, ठीक है। The sessions judge has the power to impose any sentence including the life imprisonment and the capital punishment death sentence। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से जज किस तरीके के मैटर्स को डील करते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है देखो सेशन जज की, यानी जब जो डिस्ट्रिक्ट जज है जब वो क्रिमिनल केसेस को सुनेगा तो उसको हम सेशन जज बोलेंगे, और उस सेशन जज के पास पावर है कि वो कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस भी दे सकता है अगर किसी पर्सन ने इस हीनियस क्राइम किया हो और उस क्राइम की मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो जो क्राइम है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम है, तो उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कैपिटल पनिशमेंट भी देने का जो कह सकते पावर आपके पास सेशन जज के पास देखने को मिलेगी। हाउएवर अ कैपिटल पनिशमेंट पास्ड बाय हिम, यानी जो भी सेशन जज जो हैं वो अगर जो भी कैपिटल पनिशमेंट पास करेंगे इन सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट वेदर देर इज़ अपील और नॉट। तो ये चीज़ हमने कल भी देखी थी। अगर मान लो जिस भी एक्यूज पर्सन को डेथ सेंटेंस मिलता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलती है, तो वो भले अपील करे ना करे हाई कोर्ट पे, बट वो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन के लिए, रेटिफिकेशन के लिए वो जो ऑर्डर है, वो जो डेथ सेंटेंस है, कहीं ना कहीं वो हाई कोर्ट के पास चले जाएगा, एंड देन हाई कोर्ट उसको फिर अच्छे
अच्छे से जो है बेसिकली उसको चेक करेगा क्या सच में ये इतना हीनियस क्राइम है कि इसको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर जो भी उसमें फैक्ट्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे, जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगे, तो वो सब चीज़ें चेक की जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप, बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशंस कोर्ट स्टैंड द कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट जज, जो कि सिविल साइड में देखने को मिलेंगे, एंड द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि क्रिमिनल साइड में देखने को मिलेंगे। द सबॉर्डिनेट जज जो होंगे वो एक्सरसाइज करेंगे अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन ओवर द सिविल सूट, यानी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की हम बात करें तो ये मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड होते हैं, जो मनी, क्योंकि देखो सिविल केसेस जो होते हैं ना ज़्यादातर जो होंगे ऐसे केसेस होंगे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो मनी से रिलेटेड है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट है, सबॉर्डिनेट जज है, उनके पास पावर है कि अनलिमिटेड अगर ऐसा कोई केस आ रहा है जहाँ पे मतलब कोई भी पैसे, देखो अनलिमिटेड इन द सेंस कि अगर अमाउंट चाहे 1 लाख का हो या 2 करोड़ का हो, वो सारे अमाउंट के जो केसेस होंगे कहीं ना कहीं वहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ बंदिश नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिट के जो केसेस होंगे उन्हीं को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना अनलिमिटेड, ये कहीं ना कहीं इनकी पावर का जुरिसडिक्शन बढ़ा देता है कि हर अमाउंट का जो केस है, जो भी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, वो कहीं ना कहीं हमारे सबॉर्डिनेट जज के पास आ सकता है। अब हम बात करें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है डिसाइड करते हैं क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 7 ईयर। यानी कि हम बात करें यहाँ पे फिर से अगर हम इसमें देखें तो जो आपको सबॉर्डिनेट जज कोर्ट है, इसके पास जो सिविल सूट आएंगे उसमें जो अमाउंट की वैल्यू है वो अनलिमिटेड हो सकती है। यानी यहाँ पे अमाउंट जो है फिक्स नहीं किया गया है, कितने का भी अमाउंट का केस क्यों ना हो, आपकी जो सबॉर्डिनेट जज कोर्ट है वो कहीं ना कहीं उसको मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर केस को हैंडल कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की, तो इनके पास जो क्रिमिनल साइड में जो पावर है ना, वो मैक्सिमम 7 साल की सजा तक की है, ठीक है। यानी अगर मान लो कोई एक पर्सन है, उसने मान लो जो क्राइम किया है, अगर उसने सबसे मतलब कह सकते हैं हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट क्राइम किया है ना, जिसकी सज़ा मतलब देखने को मिलेगी 7 साल तक की, वो दे सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा दी जाती है। अब देखो ऐसा कुछ क्राइम होगा जहाँ पे 7 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर मान लो देनी है, तो वो केस ऑटोमेटिकली आपका सेशन जज कोर्ट के पास चले जाएगा, बिकॉज आपके सेशन जज कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो जो क्रिमिनल साइड के जो भी केसेस होते हैं ना, उसमें जो भी हायर से हायर पनिशमेंट होती है वो दे सकते हैं। यानी कि वो लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी पनिशमेंट दे सकते हैं और साथ साथ कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। बट आपके जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है ना, इनके पास पावर है कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वो किसी पर्सन को नहीं दे सकते। अगर मान लो क्राइम कुछ ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा है, तो वो केस को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उनके पास पावर सिर्फ 7 साल तक की सज़ा की देने की है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सबॉर्डिनेट जज इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिविल जज, यानी जो आपके सबॉर्डिनेट जज होते हैं उनको बेसिकली सिविल जज माना जाता है। अब सिविल जज भी हम उनको कह सकते हैं सीनियर डिवीज़न की सिविल जज क्लास 1, मतलब वही है। देखो अब नॉमेनक्लेचर अब वो उन्होंने अपने हिसाब से कर रखा है, जब आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट में जाके तो किस तरीके से ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये सीनियर डिवीज़न के सिविल जज है, ये क्लास 1 डिवीज़न के, क्लास 2 डिवीज़न के हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो पावर्स है, उनकी जो नॉमेनक्लेचर है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो नॉमेनक्लेचर में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या करना है, मोटा मोटा जो उनका जो फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें उनके अंडर आती है, वो कहीं ना कहीं हमें समझनी है, ठीक है। ही मे ऑल्सो बी गिवन द पावर ऑफ असिस्टेंट सेशन जज की पावर है। इन सच अ केस ही कंबाइंस इन हिमसेल्फ बोथ सिविल एज वेल क्रिमिनल पावर लाइक दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, आपको देखने को मिलेगा। यानी जो सबॉर्डिनेट जज की अपनी बात करी थी यहाँ पे, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि किस तरीके से जो है उनको सिविल जज भी बोला जाता है, और कहीं ना कहीं वो कंबाइन कर सकते हैं कुछ केसेस में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही कंबाइन हिमसेल्फ बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल पावर्स भी उन्हें देखने को मिलेगी। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपको देखने को मिल रही है ना कि अगर वो सिविल केसेस को सुन रहे हैं तो उनको आप डिस्ट्रिक्ट जज बोल रहे हो, वहीं आप वो क्रिमिनल केसेस को सुन रहे हैं तो आप उनको सेशन जज बोल रहे हो, बट है तो एक ही पर्सन। सिमिलरली जो सबॉर्डिनेट जज है ना, उसको हम सिविल जज कहते हैं, और क्यों कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उनके पास भी कभी कभी सिविल जज को सुनने की पावर होती है और क्रिमिनल पावर्स भी आ जाती हैं, ठीक है। बट क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से जो सिविल केसेस है वो आपके सबॉर्डिनेट जज कोर्ट्स देखते हैं और जो क्रिमिनल केसेस है वो आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एट द लोएस्ट लेवल पे ऑन द सिविल साइड इज द कोर्ट ऑफ मुंसिफ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुंसिफ कोर्ट है जो कि सिविल साइड में है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है जो कि आपके क्रिमिनल साइड में है। द मुंसिफ पोजेस करता है लिमिटेड जुरिसडिक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पिक्यूनरी स्टेक,
यानी ऑब्वियसली बात है, देखो सबसे ज़्यादा लोअर में यही है, तो इसके पास क्या होगी, अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर केस होगा जो किसी पर्टिकुलर अमाउंट से रिलेटेड हो, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिमिट कर दी गई है। यानी कुछ लिमिटेड अमाउंट के जो केसेस होंगे, जहाँ पे कुछ जैसे मान लो कुछ ऐसे मान लो प्रॉपर्टी का केस है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल लिमिट मान लो तय कर दी गई है कि 1 लाख जो भी प्रॉपर्टी के केसेस होंगे ना, वही मुंसिफ कोर्ट सुन सकते हैं। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी केस जो है 1 लाख से ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास चले जाएगा, ठीक है। तो ये 1 लाख मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, तो जो भी स्टेट ने उसको लिमिट को डिसाइड कर रखा होगा, उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि मेन चीज़ जो डिफरेंस है एक मुंसिफ और सबऑर्डिनेट जज कोर्ट में, यही है कि मुंसिफ कोर्ट जो है वो एक स्मॉलर अमाउंट का जो केस होगा वो कहीं ना कहीं वो हैंडल करेगा, और जो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट है वो अनलिमिटेड प्रिक्शनरी पावर का जो केस है वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर केसेस को हैंडल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। दे ट्राइज क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म ऑफ 3 ईयर। यानी अब ये जो आपके जो कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, इनके पास पावर है कि मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि सबसे नीचे 3 साल की सज़ा मैक्सिमम दे सकते हैं, उसके ऊपर 7 साल की सज़ा, और उससे ऊपर जो आपके सेशन जज कोर्ट है वो आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर कैपिटल पनिशमेंट तक भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी पावर है, जुरिसडिक्शन है, वो आपको देखने को मिलेगी किस तरीके से सेपरेट की गई है। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुंसिफ है ऑल्सो नोन एज सिविल जज भी बोला जाता है, जूनियर डिवीजन का, सिविल जज क्लास 2 का, एंड सो ऑन। इन सम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देर आर सिटी सिविल कोर्ट्स भी होते हैं, जिनमें आपको सिविल जज देखने को मिलेंगे ऑन द सिविल साइड, एंड द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे ऑन द क्रिमिनल साइड। मतलब ये बात की जा रही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, क्योंकि देखो वहाँ पे भी सिविल केसेस होंगे, क्रिमिनल केसेस होंगे। अगर सिविल केसेस की बात करें तो वहाँ पे आपको चीफ जज बेसिकली देखने को मिलेंगी, और वहीं अगर बात करें क्रिमिनल साइड की, तो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं। मतलब अगेन उनकी जो पावर होगी वो कम ही एरिया तक सीमित रह जाएगी, ठीक है। सम ऑफ द स्टेट्स एंड द प्रेसिडेंसी टाउन्स हैव एस्टैब्लिश्ड स्मॉल कॉजेस कोर्ट। यानी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी प्रेसिडेंसीज हैं, प्रेजेंसिस टाउन है, वहाँ पे आपने छोटे छोटे जो है स्मॉल कॉजेस कोर्ट को स्टैब्लिश कर रखा है, एंड दीज कोर्ट डिसाइड करते हैं सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू। ऑब्वियसली अब देखो इतने छोटे एरिया में या फिर इतने छोटे डिवीजन में अगर आप मान लो कोई कोर्ट बना रहे हो, तो उसका मेन पर्पस ये है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में छोटे छोटे जो केसेस आते हैं ना, वो एटलीस्ट वो केसेस को सुनकर उसको कहीं ना कहीं जो जल्दी से जस्टिस प्रोवाइड करके उस केसेस को वहीं पे बेसिकली फिनिश कर दे। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर छोटा सा मान लो गांव है, तो गांव में अगर मान लो कुछ नॉर्मल झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा हो गया, किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया, क्या चुरा लिया, तो वो मैटर पता है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब उस मैटर को लेकर अगर आप सोचोगे कि वो पर्सन जो है डिस्ट्रिक्ट के जज के पास चले जाए, तो पहली बात है डिस्ट्रिक्ट जज के पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड होगा, क्योंकि वो बाकी चीज़ों को देख रहा है। और डिस्ट्रिक्ट में ऑब्वियसली जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है कहीं ना कहीं उसमें जो हायर वैल्यू वाले केस है, जो हायर क्राइम वाले केस है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज हैंडल कर रहा है। बट एक छोटे से गांव में जो छोटे छोटे केसेस होते हैं ना, उसको माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो एक ऐसा जज है जिसकी हम वैल्यू कम कर देते हैं, वैल्यू इन द सेंस कि वो मॉनेटरी वैल्यू कम देखेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की तक सज़ा दे सकता है। तो वो केसेस अगर वो लोग कहीं ना कहीं सॉल्व कर लेंगे, तो वर्कलोड जो है नीचे के लेवल पे देखो ना किस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस तरह की हायरार्की देखने को मिलती है, क्योंकि देखो आप भी सोच रहे हो कि ना कि ना डिस्ट्रिक्ट जज को ही सारा काम दे दिया जाता है, इतनी सारे हायरार्की की ज़रूरत है। तो हायरार्की बेसिकली इसलिए बनाई जाती है ताकि कुछ देखो सारे मैटर्स ऐसे नहीं हो सकते कि बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट हो। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं कि किसी ने किसी गाय चुरा ली, किसी ने किसका कुछ घर का सामान चुरा लिया, किसी ने किसी की वाइफ को जो है बेसिकली किस तरीके से किडनैप कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना गांव, मतलब जो प्रॉपर टाउन है, जो आपकी प्रॉपर सिटी है, वहाँ पे अगर जो भी ऐसे छोटे छोटे केसेस है, वो वहाँ के जो भी मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ के जो सिविल जज है, वो उसको हैंडल कर ले, ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ को वहीं पे जो है सॉल्व किया जाए। अगर फिर भी लगता है कि जस्टिस नहीं मिला, तो उनके पास देखो ऑप्शन तो है अपील डालने का, ठीक है। दैट्स वाई आपको ये लोअर कोर्ट्स में जो इस तरीके के जो डिविजन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके सम ऑफ द स्टेट्स एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल कॉजेस कोर्ट, एंड दीज कोर्ट डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन अ समरी मैनर, ठीक है। समराइज बेसिकली करते हैं। देयर डिवीजन और उनका जो डिसीजन होगा फाइनल होगा, बट द हाई कोर्ट पोजेस अ पावर ऑफ रिविजन। ऑब्वियसली जिन्होंने भले ही अपना जो भी डिसीजन दिया उनका फाइनल है, ठीक है, बट अगर किसी पर्सन को जस्टिस नहीं मिला, जो भी एक्यूज था, कहीं ना कहीं वो पर्सन के पास पावर है कि वो फर्दर अपील डाल सकता है हाई कोर्ट पे।
दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास वर द फॉर्मली कॉल्ड प्रेसिडेंसी टाउन इन्हें कहा जाता था। दैट्स वाई ये प्रोविजन आपको इन पर्टिकुलर स्टेट में देखने को मिलेगा। इन सम स्टेट पंचायत कोर्ट ट्राई पिटी सिविल एंड क्रिमिनल कोर्स एंड छोटे छोटे जो सिविल और क्रिमिनल केसेस है वो तो पंचायत में आपको देखने को मिले, किस तरह से गांव में जो पंचायत होती है वहाँ पे पंचायत कोर्ट बनाई जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे सिविल मैटर है या फिर क्रिमिनल मैटर है उनको हैंडल करते हुए नजर आएंगी। एंड दे आर वेरियसली नोन एज द न्याय पंचायत। उनको हम बेसिकली क्या क्या नाम से जानते हैं, न्याय पंचायत भी बोलते हैं, ग्राम कचहरी भी बोलते हैं, अदालती पंचायत भी बोलते हैं, पंचायत अदालत बोलते हैं, सो ऑन। तो वही टर्मिनोलॉजीज लोगों ने अपने हिसाब से जो है उसकी दे रखी है, बट मेन रोल आपको वही दिखने को मिलेगा किस तरीके से वो सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रहा है। तो सिर्फ अभी आपको जो स्ट्रक्चर है ना इसमें आपको मेन इतना ही ध्यान में रखना है कि जो आपकी हाई कोर्ट है वो स्टेट में सबसे टॉप पे है, उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट जज आएगा जिसके पास पावर है सिविल केस को भी सुनने की और क्रिमिनल केस को भी सुनने की। सिविल केस में वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, क्रिमिनल केस में सेशन जज होगा। सेशन जज में आपको देखने को मिलेगा कि वो लाइफ इम्प्रिजमेंट और कैपिटल पनिशमेंट की जो है पावर रखते हैं। वह अगर हम बात करें सबॉर्डिनेट जज कोर्ट की तो इनके पास पावर है अनलिमिटेड अमाउंट के केसेस को सुन सकते हैं। मुंसिफ कोर्ट की बात करें तो इनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। क्रिमिनल साइड की बात करें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है वो कम से कम 7 ईयर्स तक की सजा दे सकते हैं, वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की और ये फंक्शन जो है बस इतना अगर आप ध्यान रख लोगे तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डिटेल में देखो जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिकली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है जुडिशियल सर्विस का वो अगर निकालना है तो वो उसको देखते हैं कि बारीकी से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती। तो एज अ यूपीएससी इससे ज़्यादा डीप तो नहीं जाएगा आई एम श्योर। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी लोक अदालत वगैरह क्या है वो चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट तो नहीं आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है, बिकॉज इससे नेक्स्ट चैप्टर हम जो है ट्राइब्यूनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम बेसिकली जो आपका लोक अदालत वाला चैप्टर आएगा वहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से, देखो जुडिशरी अपना काम कर रही है नो डाउट, बट फिर भी अगर मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे मार्जिनाइज सेक्शन के लोग होते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं इतना पैसा नहीं है कि वो जुडिशरी के पास जो है कहीं ना कहीं जाके अपनी जो भी रिलीफ उन्हें जो भी चाहिए वो कहीं ना जो भी जस्टिस उन्हें चाहिए वो मिल नहीं पाता। दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा लोक अदालत जो बनाए गए हैं किस तरीके से वो उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, किस तरीके से जो हमारा DPSP में आर्टिकल है कि हमें हर एक पर्सन को जो है बेसिकली फ्री लीगल एड देनी है, वो कैसे इंश्योर करते हैं ये लोक अदालत, तो वो सब चीज़ें हम लोक अदालत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का डिस्कशन पसंद आया हो जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट वीडियो के अंदर ही पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, इतना छोटा चैप्टर था ये। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। ओके देन बाय।